हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोना। आज मैं आपके लिए द्विवेदी युग से जो है महत्वपूर्ण क्लास लेकर आई हूँ। आज हम सब द्विवेदी युग को विस्तार से पढ़ेंगे और कल इसी के ऊपर हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे। इससे क्या होगा कि आप एक बार डिटेल में क्लास पढ़ेंगे और फिर उस पर जब प्रश्नोत्तर करेंगे आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं एक डिटेल क्लास आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं आज द्विवेदी युग। भारतीय युग के काव्य के विकास का दूसरा चरण द्विवेदी युग से प्रारंभ हुआ ना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का जो है नाम क्या पड़ा है, द्विवेदी युग पड़ा है। याद रखेंगे, द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पढ़ा है। इस युग की समय सीमा 1900 से 1920 तक मानी जाती है। याद रखेंगे, समय सीमा से भी क्वेश्चन आता है। द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक है, 1900 से 1920 तक। और डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को जागरण सुधार काल भी कहा है। ये भी बात याद रखेंगे कि किस विद्वान ने जो है जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा है, तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, जागरण सुधार काल। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग ना। द्विवेदी युग के प्रवर्तक है ना, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव में हुआ। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, है ना। वर्ष 1920 तक इस पत्रिका के संपादक बने रहे। गद्य लेखन के क्षेत्र में इन्होंने विशेष सफलता प्राप्त की और ये जो है आधुनिक काल में हिंदी गद्य पद भाषा के क्या थे, परिमार्जक थे, है ना। काव्य भाषा के रूप में इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया और खड़ी बोली को विकसित करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आगे द्विवेदी जी की रचनाएं एकदम याद होनी चाहिए आपको। देखिए, द्विवेदी जी की रचनाएं आपको जो है पूरी तरह से, क्योंकि पूछ सकता है, काव्य मंजूषा हो गया, सुमन है, कान्य कुब्ज है, अवला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी और कुमार संभव सार, ये जो है द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ऐसे तो इन्होंने बहुत रचना की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी में गद्य और पद दोनों प्रकार की रचनाएं रची गई है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने गद्य और पद दोनों प्रकार की रचनाएं की है। दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली का ही विकास हुआ ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा के प्रति जो समन्वयकारी दृष्टि अपनाई, जिससे खड़ी बोली समृद्ध हुई, है ना। एक तरफ हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो है आगरा सम्मेलन में साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि जो अपने आप को ब्रज का क्षेत्र मानता हो वो ब्रज भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो अपना जुड़ाव अखंड भारत से मानते हो उनकी भाषा क्या होनी चाहिए, खड़ी बोली होनी चाहिए, है ना। तो खड़ी बोली के विकास के लिए इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है कि नहीं। आगे देखिए, उन्होंने श्रृंगार, रीति निरूपण और काव्य के दरबारी सरोकारों को भी आड़े हाथों लेते हुए कविता के व्यापक फलक की चर्चा की और इससे किसी भी विषय को स्थान दिया जा सकता है, उन्होंने ये बात बोला। उन्होंने ये भी कहा है, ये इनका बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, बहुत सारे एग्जाम में आया है, तो आप एकदम याद कर लेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, रंग से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर सिंधु पर्यंत जल, अनंत आकाश से लेकर पृथ्वी, ये सभी अनंत पर्वत सभी काव्य के विषय हो सकते हैं। ये कथन किसका है, अगर पूछेगा एग्जाम में तो आप क्या बोलेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है। ठीक है, कि सभी विषय में काव्य की रचना हम लोग कर सकते हैं। ठीक, सभी विषय काव्य के हो सकते हैं। ठीक है, एकदम याद रखेंगे। द्विवेदी जी की मान्यता साहित्यिक सदस्यता को प्रभावित करते मैथिली शरण गुप्त ने भी साहित्य को मनोरंजन ही नहीं बल्कि मानव जीवन के उद्देश्य से जो है जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है, किसने, मैथिली शरण गुप्त जी ने, कि केवल मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किसका कथन है, तो ये किसका कथन है, मैथिली शरण गुप्त का। किसका कथन है, मैथिली शरण गुप्त का, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सृजक के रूप में ही नहीं बल्कि विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक तथा नियामक के रूप में हुआ है ना। उनकी विचारधारा आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए इस युग के कवियों ने नवीन काव्यधारा का प्रारंभ किया और खड़ी बोली को क्या किया, प्रतिष्ठित किया, है ना। भाषा को परिष्कृत एवं संस्कारित करने के लिए द्विवेदी जी का यह कार्य हमेशा क्या रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा, है ना। हिंदी की खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली के विकास के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। आगे बढ़ते अब द्विवेदी युग में हिंदी नवजागरण और सरस्वती, है ना।
तो हिंदी नवजागरण देखिए पढ़ते हैं। देखिए हिंदी नवजागरण से तात्पर्य क्या है? तो हिंदी नवजागरण से तात्पर्य है 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से, है ना। जो भारत के हिंदी प्रदेश थे उसमें जो राजनीतिक चेंज आया, सामाजिक आया, सांस्कृतिक आया, तो जो जागरण हुआ उसी से है। हिंदी नवजागरण का सबसे प्रमुख विशेषता है हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना का जागृत होना, है ना। अच्छा, इस नवजागरण का पहला चरण याद रखने कब है? 1857 का विद्रोह। दूसरा चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र से है और तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से स्टार्ट होता है ना। हिंदी नवजागरण में द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में उनका विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा है। सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध तथा प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन 1900 में प्रारंभ होता है। कब होता है? 1900 में। कब होता है? 1900 में पत्रिका का प्रकाशन होता है सरस्वती का। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक कब बने? तो 1903 में। याद रखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, पूछते हैं हमेशा क्वेश्चन कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? तो 1903 में। और 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन करते रहे। ठीक है, याद रखेंगे। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद करके रखेंगे, महावीर रामविलास शर्मा की पुस्तक है कौन सी, जिसमें नवजागरण का क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। तो ये पुस्तक है रामविलास शर्मा जी ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है ये कि रामविलास शर्मा की कौन सी पुस्तक है जिसमें नवजागरण का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। तो कौन सी पुस्तक है? याद रखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा जी के। में सरस्वती पत्रिका से उदाहरण देकर इस बात की क्या की है? पुष्टि किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य द्विवेदी जी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले अनेक कवि इसमें हैं ना, जिनमें मैथिली शरण गुप्त। अब द्विवेदी युग के कवि कौन कौन है? देखिए, याद रखिएगा नाम। मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और लोचन प्रसाद पांडे प्रमुख है। द्विवेदी जी से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की। साकेत महाकाव्य किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत सारे कवि जो पहले ब्रज भाषा में लिख रहे थे, द्विवेदी जी तथा सरस्वती पत्रिका से ही प्रेरित होकर उन्होंने खड़ी बोली में कविता करने लगे। इन कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय होंगे, श्रीधर पाठक हो गए, नाथूराम शर्मा हो गए, राय देवी प्रसाद हो गए। इन सभी कवियों की कविताएं जो है नवजागरण, राष्ट्रभक्ति ना, राष्ट्रीयता, देश, स्वदेश अनुराग और स्वदेशी भावना से क्या होती थी? पूर्ण होती थी, है ना। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत लॉन्ग क्लास हो जाएगा, जिसके लिए आगे देखिए। खड़ी बोली को जो है परिमार्जित तथा संस्कारित, खड़ी बोली को परिमार्जित तथा संस्कारित तथा व्याकरणिक शुद्धता प्राप्त करने में सरस्वती पत्रिका का बहुत योगदान रहे, है ना। सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों में क्या किया? अपना परिष्कार किया, है ना। अब द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियाँ थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा आपने देखा आपका सिलेबस में प्रवृत्तियाँ, हर युग की प्रवृत्तियाँ पढ़ना है, तो द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को भी थोड़ा देखते हैं हम लोग। द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियाँ निम्न है। पहला है देश प्रेम की भावना। जितने भी कवि हुए उन्होंने अपने काव्य रचना में सबसे प्रमुख क्या बात रखा? देश प्रेम ना। द्विवेदी युगीन कवियों ने जो है जनमानस के बीच क्या किया? जनमानस के बीच जो है ना राष्ट्र प्रेम की लहर दौड़ाई, है ना। वे लोग जो है अपनी समस्या क्या किए? रचनाकारों का जो है जितना इस युग के रचनाकारों का राष्ट्र प्रेम भारतेंदु युग की भांति सामयिक रुदन से नहीं बल्कि समस्याओं के कारण पर विचार करते थे ना, और समाधान ढूंढते थे। इस युग के जितने कवि थे तो समस्या दिखाते थे, लेकिन उनका साथ में जो है समाधान भी बताते थे, है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, है ना। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी, है ना। यहाँ पे इन्होंने द्विवेदी युग में ये वर्णन किया गया। आगे देखिए, अब दूसरा हम पढ़ते, अब हम लोग दूसरा इसको यहाँ पे देखिए,
अब इसके दूसरा प्रवृत्ति पर नज़र डालते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट में ही पढ़ाऊँगी आप लोगों को। अब दूसरा क्या प्रवृत्ति है इसकी, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। यह युग जो है क्या था, यह युग जो था क्या था, सुधारवादी युग भी कहलाता था। इस युग के कवियों ने सामाजिक समस्या जैसे दहेज प्रथा हो गया, नारी उत्पीड़न हो गया, छुआछूत, ये सबको अपना कविता का विषय बनाया है ना। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने नारी के दयनीयता को दशा का चित्रण करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो किसका है कथन, ये है मैथिली शरण गुप्त जी का। किसका, मैथिली शरण गुप्त जी का, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। तीसरा प्रवृत्ति हम लोग पढ़ते हैं नैतिकता एवं आदर्शवाद। क्या है, नैतिकता एवं आदर्शवाद। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी एवं नीतिपरक थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नैतिकता एवं आदर्श के क्या थे, पक्षधर थे, है ना। इसमें देखेंगे हरियौध कृत प्रिय प्रवास, मैथिली शरण साकेत और रंग में भंग, है ना, राम नरेश त्रिपाठी जी का मिलन है। ये सब कृतियाँ का हमेशा नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रचनाएं हैं जो हमेशा पूछ सकता है। इन सभी काव्यों में क्या, राधा कृष्ण के श्रृंगार का आलम्बन है, जबकि द्विवेदी युग में राधा लोक सेविका और समाज से सरोकार देखने वाली नारी सिद्ध होती है ना। तो इस युग में क्या है, राधा कृष्ण के श्रृंगार का आलम्बन, लेकिन द्विवेदी युग में आते आते एक आदर्श हो जाता है ना, नैतिकता आ जाती है ना, कि जिस वैसी रचनाएं करते थे जिससे समाज को क्या मिले, एक संदेश मिले समाज को, है ना। तो वही बोल रहा है। आगे चलते इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग की एक और विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता क्या है, आइए पढ़ते हैं, ये भी आपके लिए न्यू है तो याद, थोड़ा सा विस्तार से समझिए इसको। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन और आख्यान की प्रधानता। आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया, है ना। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस युग में इतिवृत्त पर अधिक बल दिया जाने लगा, जैसे प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, जयद्रथवध, पंचवटी, यशोधरा, ये सब आदि क्या है, प्रबंध काव्य, क्या है, प्रबंध काव्य है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचनाएं जैसे प्रिय प्रवास हो गया, वैदेही उन्नास में क्या है, इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है ना। तो ये हो गया द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी युग में सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया जाता था, है ना। प्रबंध हो गया, मुक्तक हो गया, प्रगति हो गया, प्रवृत्ति, सभी काव्य रूपों की रचना हुई। ये द्विवेदी युग की भी एक और प्रवृत्तियाँ हो गई। आगे देखिए भाषा परिवर्तन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इस युग में काव्य की मुख्य भाषा क्या थी, खड़ी बोली रही है। काव्य की मुख्य भाषा खड़ी बोली, कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया है ना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग की भाषा को सुबोध बनाया, शुद्ध बनाया, है ना, रस अनुरूप बनाया है। तीसरी अगला देखिए, अगला है प्रवृत्ति छंद विविधता। इस युग में जो है वर्ण विषय के समान छंदों में भी बहुत विविधता स्पष्ट दिखाई देती है ना। इस युग के कवि ने दोहा कविया सवैया तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि रोला, छप्पे, कुंडलियाँ इत्यादि पर भी छंद बहुत प्रयोग किया है ना। तो ये थी इसकी क्या थी, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ, है ना। इस युग के कवियों ने हिंदी काव्य को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, रूढ़िवादिता और स्वच्छंदता और जड़ता से प्रगति की ओर ले जाने में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया था ना। यहाँ राष्ट्रभक्ति, राजभक्ति के आवरण से लिपटी नहीं इस युग के रचनाकारों ने काव्य विषय के रूप में विदेशी सत्ता का कहीं वरीयता दी, है ना। नवजागरण परक चेतना से अभिभूत राष्ट्रीय प्रेम भारत के गौरवपूर्ण अतीत से जुड़ा है, जो वर्तमान को पराधीनता का छिन्न भिन्न करने के लिए अतीत को भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेकर कोशिश में जुटा हुआ है। तो ये था द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी युग कहाँ से कहाँ तक है ना। आज हम लोगों ने द्विवेदी युग को पूरा विस्तार से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से जो है द्विवेदी युग से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी, जिसको और आपको जो है द्विवेदी युग को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में इसके नए आगे वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, और मैं इसमें कैसे और आगे वीडियो ला सकती हूँ आपके लिए, मुझे ज़रूर बताएं। तो थैंक यू एवरीवन, वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू एवरीवन।